भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर इस बार देश भर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। भाजपा ने इसे एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हरियाणा के सिरसा जिले में भी 31 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम होंगे, जिनमें पदयात्रा, प्रदर्शनी और युवा सहभागिता जैसे कई आयोजन शामिल हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट यतेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह अभियान केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि विकसित भारत के सपने से जुड़ा एक प्रेरक अभियान है। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा अवसर है उस महापुरुष को नमन करने का जिन्होंने बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जा गया, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका अडिग विश्वास था कि भारत एक अखंड है और सदा अखंड रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी एकता और अखंडता के विचार को विकसित कर भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करमसद से केवड़िया तक 152 किलोमीटर की पदयात्रा भाजपा की ओर से करमसद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान रास्ते के गांवों में सामाजिक विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। यात्रा के हर पड़ाव पर सरदार गाथा नाम से शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पटेल के जीवन, संघर्ष और योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। एनएसएनसीसी और माई भारत पोर्टल से जुड़े युवा भी इस अभियान में सक्रिय हैं। अभियान का डिजिटल चरण 6 अक्टूबर के शुरू हो चुका है, जिसमें युवा सोशल मीडिया, रील, निबंध लेखन और यंग लीडर प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। यतेंद्र सिंह ने बताया कि यह केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सरदार पटेल के विचारों को हर दिल तक पहुंचाने का माध्यम है। जब देश का युवा मोबाइल स्क्रीन से लेकर मंच तक सरदार की एकता की बात करेगा तो यह राष्ट्र नई ऊर्जा से भर उठेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हो रहे इन आयोजनों के बीच एक ऐतिहासिक प्रश्न भी चर्चा में है। क्या वही सरदार पटेल जिनकी विरासत को आज भाजपा और संघ परिवार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कभी समय आरएसएस की गतिविधियों से गहराई से चिंतित नहीं थे? आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में गांधी जी की हत्या के पश्चात पटेल ने 2 महत्वपूर्ण पत्र लिखे थे, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और दूसरा MS गोलवलकर को। इन पत्रों में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि आरएस की गतिविधियों ने देश में ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें गांधी जी की हत्या जैसी त्रासदी संभव हुई। 18 जुलाई 1948 को मुखर्जी को लिखे पत्र में पटेल ने कहा था, आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट खतरा बन गई थी। हमारी रिपोर्ट दिखाती है कि प्रतिबंध के बावजूद आरएसएस की गतिविधियां खत्म नहीं हुई बल्कि और अधिक विद्रोही रूप ले रही है। सितंबर 1948 में गोलवलकर को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा, हिंदुओं को संगठित करना एक बात है लेकिन निर्दोषों से बदला लेना दूसरी। इस अभियान की शुरुआत वास्तव उनके भाषणों में सांप्रदायिक जहर भरा था, जिसके परिणाम स्वरूप देश को गांधी जी की शहादत झेलनी पड़ी। आरएसएस पर प्रतिबंध और बाद की स्थिति। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को केंद्र सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरदार पटेल उस समय देश के गृह मंत्री थे। करीब 17 महीने बाद जुलाई 1949 में जब संघ प्रमुख गोलवलकर ने लिखित रूप में यह वचन दिया कि संगठन संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा और अहिंसा का मार्ग अपनाएगा, तब यह प्रतिबंध हटा दिया गया। इतिहास के इन दस्तावेजों के बावजूद आज सरदार पटेल की जयंती भाजपा और संघ के प्रमुख आयोजनों का प्रतीक बन गई है। कांग्रेस और कई इतिहासकारों का कहना है कि पटेल को संघ के नायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश उनके वास्तविक विचारों से मेल नहीं खाती। वहीं भाजपा का तर्क है कि पटेल की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना आरएसएस और भाजपा के राष्ट्रवाद के मूल में निहित है और उसी भावना को आज एकता दिवस के रूप में दोहराया जा रहा है। एक तरफ लौह पुरुष पटेल जिन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर भारत को अखंड बनाया, दूसरी ओर वही पटेल जिन्होंने सांप्रदायिक विभाजन और चरम पथ पर चेतावनी दी थी। आज उनकी जयंती के अवसर पर देश में जब एकता की बातें की जा रही है तो शायद यह भी जरूरी है कि हम सरदार पटेल की राजनीतिक दूरदर्शिता के पक्ष को भी याद करें जो उन्होंने अपने पत्रों में दर्ज किया था, जहां उन्होंने कहा था कि देश की एकता केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझ, संयम और सद्भाव से बनती है। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। उसको डाला जाएगा और पद यात्राओं में देश का हर नागरिक
हर सामाजिक संस्था, हर NGOs, हर व्यक्ति उसमें शामिल होगा और उन पद यात्राओं के माध्यम से हम नशा मुक्ति का संदेश भी देने का प्रयास करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे और स्वच्छ भारत का संदेश भी देंगे। अर्थात इन्हीं यात्राओं के दौरान जब ये यात्रा 8 से 10 किलोमीटर चलेगी, उसमें भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, कार्यक्रम होंगे, रंगोलियां होंगी और इन विषयों पे जनता से बात भी की जाएगी मेरे मित्रों। अब आगे अगर मैं बात करूं तो सरदार पटेल ने जिन रियासतों को एक करके भारत का निर्माण किया था, वास्तव में ठीक उसी तरह ये जो यात्राएं शुरू होंगी 31 से लेकर के 25 नवंबर तक, हम अपने दिलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था और हम इस यात्रा के माध्यम से, पद यात्राओं से जो संदेश देंगे, हम हर भारतीय के दिलों को जोड़ करके वास्तव में एक शक्तिशाली भारत का एक मार्ग प्रशस्त करेंगे मेरे मित्रों। इसी तरह से जो मैं बताया 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी तय करेंगे, उसमें हर तरह का हर वर्ग उसमें शामिल होगा और इन यात्राओं में कॉलेजों के, स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल रहेंगे। समाज के हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल होगा, जुड़ेगा और पूरा प्रयास करेंगे कि पहली बार समाज के तौर पर, एक लघु भारत के तौर पर हम इस क्षेत्र को देखेंगे। इस लघु भारत का दर्शन भी इस यात्राओं के दौरान हमें होगा मेरे मित्रों। और आप देखेंगे दीपावली भले ही 20 अक्टूबर को हमने मना ली गई है, परंतु वास्तव में त्योहारों की ये रौनक यूनिटी मार्च से फिर से लौट आएगी और फिर से त्योहारों का एक उत्सव नज़र आएगा। पूरा भारत जब उस प्रणेता को, सरदार पटेल को याद करते हुए पद यात्राओं में शामिल होगा, एक अपनी तरफ से नया संदेश देगा। उसमें हर घर का बेटा, हर घर की बेटी जब यात्रा में शामिल होगी, उसके अभिभावकों को, उसके क्षेत्र के लोगों को शामिल होगा। ये इस बात का गर्व होगा कि हमारा बेटा, हमारा बेटी इस अखंड भारत की पद यात्राओं में शामिल है, उसका हिस्सा ले रहा है मेरे मित्रों। युवा साथियों को भी इसमें शामिल रहने का अवसर दिया गया है। और जो युवा आइकन, जो हमारे युवा आइकन है, हम देखते हैं पूरे देश के अंदर जो अब आज जो नई एक लहर चली है, उस लहर के मुताबिक युवाओं ने बहुत अच्छी तरीके से अब देख रहे हैं, हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने मेडल्स जीते हैं। युवा आइकन है, हर क्षेत्र में हमारे युवा आइकन है। वो भी युवा आइकन इस यात्रा में लगभग 1 लाख यंग लीडर्स को मोदी जी के नेतृत्व में इस यात्रा में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य लगातार चल रहा है मेरे मित्रों। इस तरह से इस पद यात्रा में हर क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठन जुड़ेंगे, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ेगा, युवा जुड़ेंगे, स्कूल कॉलेज के छात्र जुड़ेंगे और बेहतर समन्वय से हम इस यात्रा को भव्य रूप दे पाएंगे। और इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होगा, जो बड़ा विशेष महत्वपूर्ण होगा, 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान दिवस है, 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक सरदार पटेल जी की जो जन्मस्थली है करमसद से लेकर के जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है हमारे देश का, वास्तव में विश्व का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसका विश्व में नाम है, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा होगी। उसके लिए पूरे देश के हर जिले से 5-5 युवाओं के नाम दिए गए हैं। ये 5-5 युवाओं के नाम हैं। ये जो यात्रा शुरू होनी है, पूरे देश में 4 स्थानों से ये यात्रा शुरू होगी, 4 कोणों से यात्रा शुरू होगी, दिल्ली से, जयपुर से, बॉम्बे से। उन यात्राओं के माध्यम, बसों के माध्यम से हमारे युवा साथी पूरे देश भर से वहाँ पहुँचेंगे। करमसद सरदार पटेल जी की अपनी जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली से केवड़िया जो हमारा यूनिटी स्टैचू है, उस तक वो यात्रा जाएगी। 152 किलोमीटर की पैदल यात्रा, एक भव्य यात्रा होगी, ऐतिहासिक यात्रा होगी मेरे मित्रों। इस पूरी यात्रा के बाद हमें जो यात्रा याद दिलाती है कि वास्तव में जो स्वतंत्रता हमें मिली थी, वो आत्मनिर्भर भारत की वजह से मिली थी, आत्मनिर्भरता की हमारे संकल्प की वजह से मिली थी। आपको याद होगा जब गांधी जी ने स्वदेशी का अभियान चलाया था। आज बिल्कुल उसी कड़ी में आज अगर हम देखते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से स्वदेशी की बात कर रहे हैं, हम फिर से लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं। स्वदेशी को जब हम अपनाएंगे तो जैसे भारत को पहले आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आज़ादी मिली थी, ठीक उसी तरह अगर हम सरदार पटेल के विचारों को पद यात्रा के जरिए से वोकल फॉर लोकल की तरफ ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके जाएंगे। युवा जिस दिन वोकल फॉर लोकल का संकल्प ले लेगा, जिस दिन युवा ठान लेगा कि मेरा भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, निस्संदेह उस दिन भारत को विश्व शक्ति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी मेरे मित्रों। हमें ये भी याद रखना होगा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था, हमने अपने सपनों को जोड़ना है। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था, हमने अपने दिलों को जोड़ना है। तो निश्चित रूप से इस भारत के नक्शे को सरदार पटेल ने जो रूप दिया था, हम अपने दिलों में, अपनी आत्माओं में भारत को एक करना है।
हमारे छोटे छोटे मतभेदों को भुलाना है। हर भारतीय को लगे कि सरदार पटेल ने जिस तरह रियासतों को जोड़ा था, हम अपने दिलों को जोड़ें, हम राष्ट्र की बात करें, हम माँ भारती की बात करें। मेरे मित्रों, इस संदेश के साथ इस यात्राओं को संचालन जो किया जाना है, मित्रों, आज हम सरदार पटेल को याद करते हैं। हमें ये भी याद रखना होगा, उनका एक सपना था, केवल उन्हीं का सपना नहीं था, वो सपना जो था आने वाली पीढ़ियों के सपना उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिया था। पटेल जी की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, सुखदेव सिंह की बात करें, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, बलिदानियाँ दी थी ना, वो इस आने वाली पीढ़ी के लिए थी मेरे मित्रों। और वो आने वाली पीढ़ी, हम सब इस सभागार में बैठे हैं, हम सब वो आने वाली पीढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से इन पीढ़ियों के लिए संदेश जो दिया था, आज वह पीढ़ी हम हैं मेरे मित्रों। और